नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। सबसे पहले बात बड़ी खबर की कर लेते हैं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से जीत का परचम लहराया है। तो उत्तराखंड में 500 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। उत्तराखंड में बीजेपी की प्रचंड जीत, देवभूमि में बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है। फिर से भगवामय हो गया है उत्तराखंड। 500 सीटों पर कमल खिला है। पौड़ी से अनिल बलूनी ने परचम लहराया तो हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत का जादू चला। वहीं टिहरी की बात करें तो टिहरी लोकसभा सीट से एक बार फिर से माला राज्य लक्ष्मी शाह जीत कर आई है। वहीं नैनीताल सीट पर अजय भट्ट ने जीत हासिल करी है। वहीं अल्मोड़ा से अजय टम्टा को जीत मिली है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में 500 सीटों पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। आपको बता दें कि 2014 से ही 500 सीटों पर बीजेपी काबिज थी। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत की हैट्रिक लगाते हुए, जीत बरकरार रखते हुए 500 सीटों पर कमल खिलाया है। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से अनिल बलूनी ने परचम लहराया तो वहीं हरिद्वार से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का जादू चला। वहीं टिहरी से एक बार फिर से माला राज्य लक्ष्मी शाह ने जीत हासिल की। वहीं नैनीताल सीट की बात करें तो केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट यहां से जीत कर आए हैं। वहीं अल्मोड़ा से अजय टम्टा को जीत मिली है। तो इस 500 सीटों पर एकदम नेक टू नेक फाइट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच थी। बीजेपी की तरफ से तमाम स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा गया था। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तराखंड आकर उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। लेकिन जिस तरह से नतीजे सामने आए हैं, 500 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही। आपको बता दें, लगातार तीसरी बार है जब उत्तराखंड की 500 सीटों पर कमल ही कमल खिला है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जीत का जश्न मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के टॉप स्टार प्रचारक भी हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी हैं, और ऐसे में पूरे प्रचार प्रसार की कमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद अपने हाथों में संभाल रखी थी। तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से पूरी तरह से क्लीन स्वीप करते हुए आप देख सकते हैं। हरिद्वार जो कि काफी हॉट सीट बनी हुई रही थी, ऐसे में वहां से भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। ज्यादा जानकारी के लिए चैनल हेड अवनीश प्रेमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, जिस तरह से एक बार फिर से जीत की हैट्रिक लगाते हुए उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप पूरी तरह से करा, जबकि सारी सीटों पर मुकाबला काफी कड़ा था। बीजेपी और कांग्रेस के बीच नेक टू नेक फाइट थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2014 वाला प्रदर्शन और 2019 वाला प्रदर्शन दोहराते हुए तीसरी बार यह होगा जब 500 सीटों पर सिर्फ कमल ही कमल। सीटों पर जीत की तो बंपर जीत यहाँ पर बीजेपी कैंडिडेटों की हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि संगठन और सरकार ने मिलकर इस जीत को तय किया है। अगर मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करूं तो पुष्कर सिंह धामी ने कोई लोकसभा ऐसी नहीं जहाँ पर 7 से 8 जनसभाएं ना की हैं, रेल शो ना की हैं, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद ना किया हो। तो खास बात यह रही कि अपने दौरों के दौरान वो सुबह जब पैर के लिए निकलते थे उस समय भी वो प्रचार करते हुए दिखाई देते थे। आम आदमी के साथ उन्होंने संवाद किया और प्रधानमंत्री का संदेश पहुंचाने की कोशिश उनकी रही। इसके साथ साथ जो भी चारधाम यात्रा है उसकी संस्था भी वो लगातार करते रहे, लेकिन उनका फोकस रहा वो प्रदेश के विकास पर, चारधाम यात्रा पर, और उसके साथ साथ 500 कैंडिडेटों को जिताने पर भी रहा है। मुख्यमंत्री साफ तौर पर कहते थे कि डबल इंजन की सरकार हो तो निश्चित तौर पर प्रदेश में विकास होगा और केंद्र के अंदर एक बार फिर मोदी सरकार बननी चाहिए। यही कारण रहा कि उन्होंने चाहे अनिल बलूनी के पक्ष में प्रचार की बात की हो, अजय भट्ट के प्रचार की बात की हो, तमाम जो कैंडिडेट रहे हैं बीजेपी से उनके लिए जन समर्थन जुटाने की पूरी कोशिश पुष्कर सिंह धामी की रही है। दूसरी बात यह है कि इस बार एक नया प्रयोग यहाँ पर किया गया है पुष्कर धामी की ओर से कि उन्होंने हर वर्ग के साथ उनकी समस्याओं पर बातचीत की, जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत की। जिस तरह हम बात करें वकीलों की बात करें, हम व्यापारियों की बात करें, जो औद्योगिक घराने हैं उनकी बात करें, युवाओं की बात करें, तो हर वो वर्ग के साथ संवाद करके उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए केंद्र में किस तरह की नीति बननी चाहिए, अगर मोदी सरकार बनती है तो क्या फायदे होंगे, इन सबको लेकर पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से संवाद किया और एक अच्छी मेजोरिटी के साथ यहाँ पर सरकार बनाने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरी तरह से चुनाव की प्रचार प्रसार की कमान अपने हाथों में ले रखी थी और जो मेहनत की गई वो रंग लाती हुई भी दिखी। लेकिन जिस तरह से हरिद्वार और
टिहरी सीट से माफी चाहूंगी, जिस तरह से हरिद्वार और पौड़ी सीट से प्रत्याशी बदले गए। हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काटकर त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया गया और पौड़ी से अनिल बलूनी को मौका दिया गया, तीरथ सिंह रावत का टिकट काटा। क्या माना जाए कि जिस तरह से जो रणनीति बनाई थी वो यहां पर सफल होती हुई साफ तौर पर? देखिए, बिल्कुल जो रणनीति केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री के साथ मिलकर बनाई थी वो रणनीति बेहद सफल रही है। और जहां तक आपने पौड़ी सीट की बात की तो पौड़ी सीट पर अनिल बलूनी को मजबूत कैंडिडेट थे और वो चाहते थे कि इस सीट पर वो चुनाव लड़े, तो उनको मौका दिया गया। जहां तक हम बात करें तीरथ रावत की, क्योंकि वो सांसद रह चुके हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता में कहीं ना कहीं कमी थी और जिस तरह वो बयानबाजी लगातार करते रहे हैं तो बीजेपी को उससे नुकसान भी हुआ था। इसीलिए वहां से अनिल बलूनी को डाला गया। दूसरा ये कि अनिल बलूनी को पौड़ी से ताल्लुक रखते हैं, ईमानदार नेता के तौर पर उनकी छवि युवा नेता है, अच्छी पकड़ है, केंद्र के साथ उनका सामंजस्य अच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि वो बीजेपी से राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख हैं, तो उनको यहाँ पर मौका दिया गया और यही कारण था कि अच्छे माध्यम से उन्होंने सीट हासिल की है। आपने हरिद्वार की बात की, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो है वो हरिद्वार से सांसद रहे हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता में कहीं ना कहीं कमी आई है। उनको लेकर पार्टी के अंदर नाराजगी भी काफी थी और यही कारण था कि उनका टिकट काटा गया। दूसरी बात है त्रिवेंद्र सिंह रावत क्योंकि सत्तावार नेता है, मुख्यमंत्री रहे हैं और पार्टी चाहती थी कि उनको एक मौका दिया जाए, इसीलिए उनको हरिद्वार से मौका दिया गया और वो भी बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहे। 1 लाख से ज्यादा वोटों से वो जीत हासिल की। लेकिन इतना जरूर है कि इस जीत में जहाँ कैंडिडेट की भूमिका रही, केंद्र सरकार की नीतियों की भूमिका रही, वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जो संगठन है उसकी भी अहम भूमिका रही है। बिल्कुल, यानी जो मेहनत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई थी वो रंग लाते हुए साफ तौर पर। और अवनीश जी, बात इसकी भी, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब पौड़ी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया था तो साफ तौर पर कहा था कि अगर हम जीतते हैं तो अनिल बलूनी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि उसके लिए इंतजार करना होगा कि किस तरह से और कौन सी बड़ी जिम्मेदारी यहां पर अनिल बलूनी को दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए अभय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा अभय का रुख कर लेते हैं। अभय, जिस तरह से 5 सीटों पर ये तीसरी बार जीत की हैट्रिक यहां पर बीजेपी ने लगाई है और 5 सीटों पर कमल खिला है, किस तरह से देखें इस बम्पर जीत को? जी बिल्कुल, उत्तराखंड के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी के लिए ये एक बड़ा सुखद स्वप्न था जिसे पूरा करने के लिए उनकी तरफ से अथक कोशिश यहाँ पे की गई थी, प्रयास किए गए थे और अब वो सपना पूरा हो चुका है। जीत की हैट्रिक यहाँ पर उत्तराखंड में लगाने का काम बीजेपी की तरफ से किया गया है। 5 सीटों पर लगातार बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को जो इस बार चुनाव मैदान में उतारा था वो 5 प्रत्याशी इस बार जीते हुए नजर आए। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने उत्तराखंड में जो एक्सपेरिमेंट किया था प्रत्याशियों को बदलने का, यानी 2 बार से जो कैंडिडेट थे उनमें से 2 कैंडिडेटों को बदलने का काम यहाँ पर किया गया था और वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर सफल रहा। जनता के लिए सबसे कह सकते हैं कि सबसे चुनाव रोचक बनाता वहां भी नजर आया। 5 सीटों पर अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो इस समय सबसे ऊर्जावान प्रत्याशी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जनता ने इसलिए भी उन्हें पसंद करा है कि जो 5 प्रत्याशी है वो रिजल्ट देने वाले हैं और जनता के बीच उनके एक अपनी अच्छी छवि है जिस छवि को जनता पसंद करती है। बीजेपी ने ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड में 5 सीटों पर जो लक्ष्य प्राप्त किया था, जो लक्ष्य निर्धारित करा था कि हर सीट पर 75% मत हासिल करने का, 5 लाख से ज्यादा मतों से जीत हासिल करने का, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास में यहाँ पर किया था। उस लक्ष्य को प्राप्त तो नहीं किया गया, लेकिन जीत की जो हैट्रिक है यानी 5 सीटों पर क्लीन स्वीप करने का जो काम बीजेपी की तरफ से किया गया वो बीजेपी के लिए बड़ा आसानदायक और सुखद कहा जा सकता है, क्योंकि इन चुनावों में, इस चुनाव में मिली हुई जीत आने वाले चुनावों के लिए बीजेपी के लिए एक संजीवनी का काम यहाँ पर करेंगे और पार्टी के जो कार्यकर्ता होंगे वो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। जिस तरह से कड़ी मेहनत की गई थी वो रंग लाती हुई दिखाई दी, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरी तरह से कमान अपने हाथ में ले रखी थी। एक दिन में 2-2, 3-3 जनसभाएं की हैं, काफी मेहनत की है। स्टार प्रचारक जो थे, चाहे वो पीएम मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, वो भी उत्तराखंड में डटे हुए रहे और उसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिला। लेकिन अब जहां भारतीय जनता पार्टी को एक बंपर जीत मिली है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस 5 सीटों पर लगातार ये तीसरी बार होगा जब हारी है। कांग्रेस की हार की मुख्य वजह किस चीज को देखें कि कांग्रेस बीजेपी के गढ़ को, या फिर आप बोलिए कि वो किला भेद ही नहीं पाई? जी बिल्कुल, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस का जो चुनावी प्रबंधन था वो बड़ा सुस्त चाल से यहाँ पर चलता हुआ नजर आया था। कई ऐसी कमियां बीजेपी और कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन में देखने को मिली जिसका खामियाजा आज कांग्रेस पार्टी को हार के रूप में यहाँ पर चुकाना पड़ा।
सबसे बड़ी हार ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के इसलिए भी है कि पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे, जो सीनियर नेता थे, उन्होंने चुनाव लड़ने से अपने हाथ खड़े कर लिए थे। उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए साफ मना कर दिया था और यही वजह रही कि पार्टी ने नए चेहरों को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारने का काम यहाँ पर किया। दूसरा, पार्टी के भीतर जो गुटबाजियां थी, उस गुटबाजी के चलते पार्टी ने जो चुनाव प्रचार प्रसार का अभियान तेज होना चाहिए था, वो चीजें यहाँ पर देखने को नहीं मिली। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सिर्फ हरिद्वार सीट तक ही सिमटे हुए नजर आए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह सिर्फ अपनी टिहरी लोकसभा सीट पर ही चुनाव प्रचार प्रसार करते नजर आए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोजर पौड़ी सीट से उम्मीदवार थे, तो वो लाजमी था कि उस सीट पर ही चुनाव प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के सामने जो पूरा 5 लोकसभा सीटें थी, तो वो उनकी बजाय से कुमाऊं मंडल की ही 2 सीटों पर अपना ध्यान फोकस करते हुए नजर आए। बिल्कुल, यानी जो बड़े या जो वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने सही से नेतृत्व नहीं किया, या फिर ये बोल सकते हैं जिस तरह से चुनाव से प्रचार प्रसार से दूरी बनाए रखी, वो कांग्रेस की मुख्य हार का कारण उसे मान सकते हैं। अभय बने रहिएगा, एक बार हमारे साथ कोटद्वार भी लिए चलते हैं दर्शकों को। अंजना गोयल वहां से जुड़ गई हैं। अंजना, जिस तरह से 5 सीटों पर जीत की हैट्रिक एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने लगा दी है, जीत का परचम लहरा दिया है, अब जीत के बाद क्या तस्वीरें, किस तरह से हलचल? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से 5 सीटों पर भाजपा ने अपनी बढ़त बनाते हुए जीत हासिल की है, उससे पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। वहीं जहां हम कांग्रेस की अगर बात करते हैं, तो कांग्रेस की जो प्रचार प्रणाली थी, वो सही न होने के कारण वो हमेशा 3 बार ऐसा हुआ है कि 5 सीटों पर हार गए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी और ये लगातार तीसरी बार है, और कई सारी वजहें इसकी, जैसा अभय ने भी बताया कि जो वरिष्ठ नेता थे वो जो है थोड़ा उनकी चुनाव से दूरी इसकी वजह मान सकते हैं। वहीं जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से इस चुनाव में डटे हुए रहे, कितनी अहम उनकी भूमिका बीजेपी को 5 सीटें जिताने में? जी हाँ, जिस तरह से यहाँ पर अमित शाह की रैली यहाँ पर हुई थी, एक महासौ हुआ था उनका, उसको लेकर के उन्होंने जो बात ये कही थी कि मैं जब दिल्ली से आया हूँ तो पूरा हिसाब किताब में लेकर के आया हूँ, ये युवाओं की मंदी बैठ गई और वोटर का, तो उन्होंने भी उनको भी ये बात लुभाने में बच्चन रहे थे लोग। और अमित शाह की रैली जिस तरह से हम देख रहे थे, लोग बढ़ चढ़ के वहाँ पर आ रहे थे, हर दर्शक वहाँ पर अपनी भागीदारी दिखा रहा था और काफी उत्साह भी नजर आया था। जैसे पिछली बार मोदी जी के आने से पासा पलट गया था, उसी तरह से इस बार अमित शाह के आने पर पासा पलट गया था। जी बिल्कुल, यानी यहाँ पर ये बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को। बने रहिएगा अंजना, आप भी एक बार सीधे अमित चौधरी का रुख कर लेते हैं, हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरह से बात करें हल्द्वानी की, क्योंकि बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मिली है, लेकिन नैनीताल हल्द्वानी की सीट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जो केंद्र राज्य मंत्री है अजय भट्ट, सबसे बड़ा मार्जिन का डिफरेंस अजय भट्ट ने हासिल करा। 3 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से अजय भट्ट यहां से विजयी हुए। जिस समय बात की जाएगी, अजय भट्ट को दूसरी बार टिकट दिया गया था और यहाँ पर जिस उनकी पहली वाले भाई साहब के सामने उन्होंने चुनाव लड़ा था और उसको 3.5 लाख वोट से तभी वो जीते थे, और यही करिश्मा उनके द्वारा दोबारा देखने को मिला है। 3 लाख वोट से अभी भी वो जीते हैं। और जिस प्रकार से बात किया 2014 में भगत सिंह कोश्यारी को टिकट मिला था, अजय भट्ट को 2019 में मौका दिया गया था और दोबारा से यहाँ पर अजय भट्ट को मौका दिया। कुल मिला के 3री बार बीजेपी नैनीताल लोकसभा सीट को जीतने में कामयाब है। यही इसकी कहा जाता है कि बीजेपी की द्वारा जो रणनीति थी वो लगातार इस रणनीति के तहत कार्य करते रहे। और अजय भट्ट की बात की जाए तो लगातार नैनीताल लोकसभा सीट में बने रहते थे, हर व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश रहती थी। कोई भी मुद्दा अगर होता था तो उस पर कहीं ना कहीं वो मुखर रूप से बोलते थे, तो शायद यही वजह थी कि लोगों के प्रति उनका विश्वास था, तो वो लगातार बढ़ता रहा। और बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के नैनीताल लोकसभा सीट में तो जो टिकट देने में देरी की गई और जो बड़े जो यहाँ पर नेता थे, सबसे ज्यादा समय हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर ही कांग्रेस ने लगाया। काफी आखिरी दौर तक जो है मंथन चलता रहा, चिंतन चलता रहा, और उसके बाद नैनीताल लोकसभा सीट से प्रकाश जोशी को मौका दिया गया। हालांकि जिस तरह से अमित ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि 2019 में जब अजय भट्ट जीते तो फिर उस वक्त पर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई, केंद्र रक्षा राज्य मंत्री बनाया गया। अब की बार क्या कुछ ऐसे संकेत?
देखिए बिल्कुल बात कीजिए, क्योंकि अजय भट्ट की तरफ से ये करिश्मा द्वारा किया गया है, सबसे बड़े मार्जिन से वो नैनीताल लोकसभा सीट से जीते हैं। और जिस तरीके से बात की जाए, पूर्व में जब वो रक्षा राज्य मंत्री थे, उनके द्वारा जो लगातार काम किए गए थे, और उसके तहत अभी क्योंकि नैनीताल का सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर जमरानी बांध का था, और लगातार संसद में वो जब संसद में पहुंचे तब से लगातार जमरानी बांध के मुद्दों को लेकर मुखर रहे, और उसकी स्वीकृति कहीं न कहीं लेकर के आए चुनाव से पहले। तो उसको लेकर भी एक जनता में उसके प्रति विश्वास था, और ये एक बड़ा कदम कहीं न कहीं कहा जा सकता है। अजय भट्ट क्योंकि काफी एक्सपीरियंस मिलता है, जानते हैं यहाँ पर किस प्रकार से लोगों के बीच में जाना है और किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर चीजें करनी। तो ये भी संकेत मिल सकते हैं, क्योंकि अब जिस प्रकार से एनडीए की सरकार की तरफ से अब बनने की तैयारी यहाँ लगातार की जाएगी, तो उत्तराखंड से यहाँ पर नाम आ सकता है अजय भट्ट का, दोबारा से किसी बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल सकती है। उसको लेकर के लगातार पहले भी कयास लगाए जा रहे थे। बिल्कुल, यानी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब यहाँ पर हुई। 5 सीटों पर एक बार फिर से कमल खिला। हालांकि उसके बाद किस तरह से समीकरण बनते हैं, किसको बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी जाती है, क्या अनिल बलूनी को मौका दिया जाता है या फिर अजय भट्ट को एक बार फिर से रिपीट किया जाता है, ये यहां पर इसके लिए शायद थोड़ा और इंतजार। अभय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अंजना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबर देहरादून से है, जहां टिहरी गढ़वाल से नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने पूरे परिवार के साथ शासकीय आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत पर बधाई और शुभकामनाएं दी। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से माला राज्य लक्ष्मी शाह, जो कि टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट से तीसरी बार जीत कर आई है, उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके शासकीय आवास में मुलाकात की थी। वहीं उत्तराखंड की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। इस दौरान सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और ढोल की धमक पर जमकर नाचे, साथ ही एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। इस दौरान रुड़की के नगर विधायक प्रदीप बत्रा और नेता रश्मि चौधरी भी अपने आप को नाचने से रोक नहीं पाए। आपको बता दें कि हरिद्वार लोकसभा सीट से त्रिवेंद्र सिंह रावत को करीब 1.5 लाख वोटों से जीत मिलने की खुशी में सभी बीजेपी कार्यकर्ता सिविल लाइन में चंद्रशेखर चौक पर इकट्ठा हुए और जीत का जश्न मनाया। तो पार्टी आज जय श्री राम, और आज इतनी खुशी है कि मैं शब्दों में नहीं बता सकती। और त्रिवेंद्र रावत जी यहाँ के सांसद बने डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार के। आज देखते हैं यहाँ पे विकास की गंगा बहेगी, महिला शक्ति का सम्मान होगा, युवाओं को जॉब मिलेगी और हर वर्ग का विकास होगा। जय श्री राम। 5 सीट लोकसभा की उत्तराखंड की मोदी की झोली में डाली है, भारतीय जनता पार्टी झोली में डाली है, और बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और जो संकल्प लिया था विकसित भारत का, वो निश्चित रूप से पूरा करेंगे और देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा और विश्व शुरू बनेगा। निश्चित रूप से लोकसभा सीट हम लोग 1.5 लाख वोट से जीते हैं। मैं बधाई देता हूँ रावत जी को और पूरे कार्यकर्ताओं और प्रदेश की जनता को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया। खबर उत्तरकाशी से है, जहां हिमालयन व्यू ट्रैकिंग एजेंसी मनेरी के द्वारा कुशल कल्याण सहस्त्रताल ट्रैक पर एक 22 सदस्यीय ट्रैकिंग दल, जिसमें कर्नाटक के 18 सदस्य और महाराष्ट्र का 1 सदस्य और 3 स्थानीय गाइड शामिल थे, जिनको बीती 29 मई को सहस्त्रताल के ट्रैकिंग अभियान पर रवाना करवाया गया था। इस ट्रैकिंग दल को आगामी 7 जून तक वापस लौटना था। इसी दौरान शिविर से सहस्त्रताल पहुंचने के दौरान मौसम खराब होने से यह दल रास्ता भटक गया। संभावित ट्रैकिंग एजेंसी ने खोजबीन करने पर इस दल के 4 सदस्यों की मौत होने की सूचना देते हुए ट्रैक में फंसे 18 सदस्यों के फंसे होने की सूचना जताई, जिसके बाद एसडीआरएफ की 2 टीमों ने ट्रैकर्स का रेस्क्यू किया। भटवाड़ी के नजदीक नटीर हेलीपैड पर रेस्क्यू कर लाए गए ट्रैकर्स का स्वास्थ्य परीक्षण और प्राथमिक उपचार देकर एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की गई। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उपेंद्र असवाल का रुख करेंगे, जो कि उत्तरकाशी से जुड़ गए हैं। उपेंद्र, क्या कुछ ये पूरी खबर है जिसमें 22 ट्रैकर्स का ग्रुप अपना रास्ता भटक गया? कितने लोगों की इसमें मौत की खबर सामने आई है? और जिस मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तरकाशी
जो ट्रैक है, जो फर्स्ट आउट का जो ट्रैक है, इसमें लगभग 22 से 19 लोग जो बाहर के थे, 3 लोग से जाके लोकल असम से नहीं जाते हैं, गैर बंदी रहते हैं। ये अचानक पता जो यहाँ पे मौसम खराब होने के कारण जो यहाँ पर रास्ता बदल गए थे, जिससे कि उनके साथ में जो 4 लोग नीचे दिखाई जा रही है। अभी तक जो एनडीआरएफ की टीमें हैं और उन्होंने अभी 6 लोगों को वहां से रेस्क्यू करके बगैर लाया जा रहा है। वहां पर भी अभी सर्चिंग की जा रही है, उनको स्वास्थ्य देखा जा रहा है, उसके बाद उनको हॉस्पिटल लाया जा रहा है। क्योंकि 4 ट्रैकर्स की यहाँ पर मौत की खबर है, जो बाकी अन्य है 18, क्या उनको सही से रेस्क्यू कर दिया गया है? जी मैं आपको बता दूं, उनको धीरे धीरे एक ही करके सबको रेस्क्यू किया जा रहा है। मौसम आज यहाँ पर सही बना हुआ है, मौसम के आगे से जो यहाँ पे फंसे हुए तो मिलते हैं, उनको ढूंढने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है को। लेकिन जो लोग अभी सही सलामत है, जिनको स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उन लोगों को सबसे पहले यहाँ पे माध्यम से यहाँ पे फार्म हाउस लाया जा रहा है और वहाँ से उनका स्वास्थ्य परीक्षण करके आगे हॉस्पिटल लाया जा रहा है। जो 4 लोगों की मौत हुई है उपेंद्र, क्या वो सभी बाहरी थे, बाहरी राज्यों से आए हुए टूरिस्ट? जी मैं आपको बता दूं, जो 4 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हुई है, 4 लोग जो है। उपेंद्र, जिस तरह से क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जैसा आपने कहा चलाया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है अभी भी, क्या माने जिस तरह से मौसम की वजह से ट्रैकर्स जो अपना रास्ता भटक गए थे, अब उत्तरकाशी में मौसम कैसा बना हुआ है? आगे जो है इस तरह की मुश्किलें ना आए, जो ट्रैकर्स हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, जिस तरह से उनके साथ गाइड्स भेजे जाते हैं, इस दल के साथ भी गाइड्स थे लेकिन फिर भी रास्ता भटक गए, ऐसे में आगे एजेंसी की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? जी मैं आपको बता दें कि जो यहाँ पे जो रास्ता बचेगा, मौसम खराब होने के कारण, बारिश होने के कारण जो यहाँ पे छोड़ने में किया था, इसी कारण ये लोग यहाँ पे रास्ता भटक गए थे, जिससे कि ये आपस में किसी भटक गए थे, जो इनके तरह से ट्राई करते जो भी भटक गए थे, जिससे उनको काफी दिक्कत का सामना हुआ था। तो 4 लोग तो तूफान की वजह से परत में दब गए थे, इस वजह से मुख्य बाकी लोग जो ट्रेकर के साथ ये सब लोग मौजूद रहे और सभी लोग अभी सलामत बताए जा रहे हैं। और उपेंद्र, जिन 4 लोगों की मौत हुई है, एजेंसी की तरफ से कुछ मुआवजे का ऐलान यहाँ पर? जी देखिए, अभी ऐसी कोई मुआवजे की बात नहीं की गई है, लेकिन फिलहाल अभी सबसे बड़ी जो शासन को पता निकालने जो परेशानी का सामना बना है, यही बना हुआ है कि जो लोग सलामत है उनको जल्द से जल्द वहां से निकाल कर और मेडिकल कैंप पहुंचाया जाए। बिल्कुल, यानी पहली प्राथमिकता यही है कि जो अभी भी फंसे हुए हैं उनका जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके। उपेंद्र, नजर बनाए रखे, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।